यस बेटा, डन। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा सिंपल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल होते हैं। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करना है हमने वो क्या यूज करना है, लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। हमेशा ध्यान रखना जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कुछ इस टाइप की शेप्स की, तो कैसे करेंगे, हमेशा ऑपोजिट फेसेस की करेंगे, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स की नहीं होएगी, ऑपोजिट फेसेस की, ऑपोजिट साइड्स की होएगी। ये मैंने जब तुम्हें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करवाया था तब डेफिनेशन लिखवाई थी, तब भी बातें बताई थी कि जब भी होगा ऑपोजिट फेसेस लेने हैं, ठीक है। तो अब भी वही कुछ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने देखो क्या ऑपोजिट फेसेस लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, एक तो ये वाला फेस हो गया, ठीक है। देन ई एफ जी एच ई, ई एफ जी एच ई, एक ये वाला फेस हो गया, दोनों ऑपोजिट फेस हो गए। अब इसके बीच की हमें रेजिस्टेंस बतानी है, तो ठीक है इसके बीच की रेजिस्टेंस हम बताएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सबको आवाज आ रही है, बोर्ड सबको क्लियर है ना? कितने बच्चे आ गए एक मिनट देख लें। जय, मुस्कान एंड गौतम ऐड हुए, ओके। चलिए नाउ सॉल्यूशन क्या होगा, लेट्स सी। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये इसका सोल्यूशन होगा। फॉर्मूला यूज है। रेजिस्टेंस तुम्हें निकालनी है, रेजिस्टिविटी एज इट इज रहेगी जो भी इस ब्लॉक की होगी। लेंथ की जगह लेंथ ही है, बट एरिया की जगह कौन से सरफेस का एरिया लिखोगे, तो आंसर है ए बी सी डी ए और ई एफ जी एच ई। क्या दोनों का एरिया सेम है, तो आंसर है सेम है, ऑपोजिट फेसेस है, तो किसी एक का एरिया लिखो। एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखो या ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये वाला सरफेस है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, h इनटू b करके, तो एरिया निकलेगा h इनटू b, तो ये बेटा आंसर आएगा। है सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन। तो हमें कहां पे अप्रोच लगानी है, अप्रोच लगानी है कि फेसेस ऑपोजिट होने चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट में ये वाला पूछा गया होगा, खुद देख सकते हो, ऊपर वाला फेस होगा और एक नीचे वाला फेस होगा, ठीक है। ये भी दोनों ऑपोजिट फेसेस होंगे, तो जब ऑपोजिट फेसेस होंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सेकंड करते हैं सॉल्यूशन, वही r इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। अब इसका जब हम बात करेंगे इस सरफेस की, तो इस सरफेस के अंदर लेंथ और एरिया में क्या चेंजेस आएंगे, इसका मुझे आंसर तुम बताओ। क्या आंसर आने वाला है बेटा इसका, ये मुझे आंसर तुम बताओगे। r इज इक्वल टू रो आगे क्या लिखूं, जल्दी से बताइए, बताओ बेटा बताओ। अब इसका क्या आंसर लिखूं, सबसे बड़ी पॉइंट अब आता है तुम्हारे सामने कि ये जो L है, बेसिकली यहां पर L क्या लिखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि L को लिखना क्या है। L को लिखना होता है दिस इज द गैप बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये लिख लो। यहां पर जो लेंथ होती है यही इसकी ट्रिक है, यही इसका एक कंसेप्ट है, गैप बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस। दो ऑपोजिट फेसेस के बीच का गैप तुम्हें लिखना है। अब यहां पर L, दो ऑपोजिट फेसेस कौन कौन से ले रहे हो, ये वाले दो ऑपोजिट फेसेस ले रहे हो, तो L की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जल्दी से मैसेज करें। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, वेरी गुड, जल्दी बताओ L की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हरी अप। गौतम की तरफ से आंसर आया H, सिर्फ गौतम को ही पता लगा। क्यों H आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ऑपोजिट फेसेस के बीच में गैप है H, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में गैप होगा वही इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो L की वैल्यू आएगी H। एरिया बताओ कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, देखो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, ठीक है, L इंटू बी, ये एरिया आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो ये ट्रिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ लो, गैप बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस। ये फॉर्मूला कब लगेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है ये, गॉट दिस पॉइंट।
कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें एक पॉइंट आ जाता है कभी कभी, वो भी मैं दिखाता हूँ। थोड़े से कंपटीशन लेवल में या बहुत कम होता है, सीबीएसई में भी आने के चांसेस हैं, एक बार आ चुका है वो सीबीएसई में भी वैसे। तो अब इसके बाद वही क्वेश्चन करना है, देखने में क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़ा सा उसमें हमें अपना माइंड यूज करना है। तो करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। ये समझ आ गया सबको? क्वेश्चन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, देखते हैं। ये क्लियर है ना सबको? करें आगे, रफ कर दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जय वॉइस क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? वाक्य वो तो आ रही है। हमेशा तुम्हें सेकंड पार्ट में क्या प्रॉब्लम थी? तुम्हें वो नहीं समझ आया h क्यों लिया लेंथ को? क्योंकि जो तुमने ऑपोजिट फेसेस लिए थे उन दोनों में गैप h था। हमें वो लेंथ की जगह पे बेसिकली दो फेसेस के बीच का गैप लिखना होता है, और उस टाइम पे वो दो फेसेस के बीच में गैप h था। और उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया ये था ना, ये बना हुआ था, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ था, L into B करके निकालोगे एरिया। व्हाट दिस पॉइंट? ये टॉप सरफेस था उसका, ये बॉटम सरफेस था, L into B करके एरिया निकल जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ हमेशा? यस सर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होता तो ये भी स्पेसिफिक का है, लेकिन देखना कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। राइट डाउन, कैलकुलेट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कंडक्टर की बिटवीन P and Q if rho is equal to kx। अब जो रो होता है रेजिस्टिविटी, यहां पर रेजिस्टिविटी वेरिएबल दे दी। बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहती है, जब तक हम उसकी लेंथ में या एरिया में चेंजेस करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मटेरियल पे और टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टिविटी चेंज होती है। बट यहाँ पर उन्होंने रेजिस्टिविटी क्वेश्चन के अंदर ही रेजिस्टिविटी वेरिएबल दी है, कांस्टेंट नहीं रखा इसको। देखो k into x, x की वैल्यूज अगर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो दैट मींस रेजिस्टिविटी इज अ वेरिएबल टर्म इन दिस क्वेश्चन। अगर रेजिस्टिविटी वेरिएबल टर्म है तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या फिर इस टाइप के हर क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, या इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसके अंदर इसमें रेजिस्टिविटी वेरिएबल दी गई है उसके अंदर कुछ और वेरिएबल दे दिया जाता था, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे दिया। जो भी हमने पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस किए हैं, कभी भी लाइफ में अगर ये वाले क्वेश्चन सामने आते हैं कि जिसके अंदर एक पार्ट को कांस्टेंट ना रखकर वेरिएबल कर दिया जाए, तो वहां पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल रह जाता है, और वो रूल क्या होता है? वो रूल होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब की जाती है? कि इसमें से बहुत छोटा सा पार्ट ले लो, इसमें से बहुत छोटा सा पार्ट लेकर बाकी सारे को इंटीग्रेट करो। उससे क्या होगा कि उसके बीच में वेरिएबल भी कांस्टेंट बन जाएगा। वेरिएबल को कांस्टेंट में बदलने का एक ही मेथड है। क्या मेथड है? वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, कि उसको इंटीग्रेट कर लो। छोटे छोटे पार्ट्स ले लो, और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट्स में उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो एज अ कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट टॉपिक क्लियर है सबको? ये तुम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी जाओगे जितने हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं लास्ट यूनिट के,
तो उनमें भी जहां जहां पे हमने वेरिएबल लिया है तो चेक करना वहां वहां पे हमने इंटीग्रेशन किया होगा, या आने वाले फ्यूचर में जितने भी इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो अपने कांसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, ये मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो कि हमें कहां पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो जहां पर उन्होंने कांस्टेंट को वेरिएबल लिख दिया तो तुम उसको कैसे दोबारा कांस्टेंट बनाओगे, इंटीग्रेशन करके, स्मॉल पार्ट्स लेकर। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर इसका डायग्राम बनाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। यस, डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर P और Q पता होना चाहिए पहले तो हमें। ठीक है, P Q, ये P ले लिया, एक Q ले लिया। एरिया दिया गया है A, लेंथ दी गई है L, L लेंथ दी गई है, एरिया A दिया गया। जय, तुम्हें आवाज आ रही है? अब जय, तुमने दोबारा ज्वाइन किया है? जय, आई एम ऑडिबल टू यू राइट नाउ? चलिए, गुड। ठीक है बेटा, ये तुम्हें गिवन है सब कुछ, तो कर दो स्टार्ट। फिर अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इतने बड़े बॉक्स की इंटीग्रेशन थोड़ी ना करेंगे। इस बॉक्स के छोटे 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 स्लाइसेस निकाल देंगे। जैसे ब्रेड होती है ना, तो मान लो ये एक ब्रेड का पैकेट है, एक प्रॉपर ब्रेड है, अभी कटिंग नहीं हुई, स्लाइसेस नहीं बने, तो तुम इसके स्लाइसेस बना दो, बाद में इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा ब्रेड बन जाएगी। पॉइंट इज क्लियर टू यू? तो डेट मींस आर यू गेटिंग ना? तो इसका मतलब मैं यहां पर एक छोटा सा स्लाइस ले लेता हूं। इस टाइप का एक यहां से स्लाइस निकाल देंगे ब्रेड का। अब ये चीज समझ आ रही है या नहीं? इसकी कुछ लेंथ ले लेंगे, इसकी कुछ विड्थ ले लेंगे, कितनी, dx, क्योंकि x वेरिएबल चल रहा है हमारे पास यहां पर, ध्यान रखना। इसकी छोटी सी लेंथ ले ली मैंने, dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, लिमिट्स लगा सकता हूं, और इसका p से डिस्टेंस भी मान लो कि p से ये x डिस्टेंस दूर है। फॉर एग्जांपल ये कितना दूर तुमने स्लाइस माना किसी एक लोकेशन से, जो तुमने एक छोटा सा पार्ट लिया है, एक छोटा सा उसका इंटीग्रेट करने के लिए पार्ट लिया है, उसका डिस्टेंस कितना दूर है तुम्हारे ओरिजिन से, तो वो भी हमने ले लिया x की, शायद इसकी जरूरत ना पड़ जाए, तो उसको भी हमने कंसीडर कर लिया। सब कुछ क्लियर है यहां तक? कुछ क्लियर नहीं है तो अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट अप कर लो। सब कुछ क्लियर है यहां तक? नहीं तो जल्दी से मैसेज कर दो, यस सर क्लियर, जल्दी से, हरी अप बेटा। बेटा तभी ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है तुम्हें कि कैसे होगा। कभी भी वेरिएबल का कंसेप्ट आ जाए तो क्या करना है, हमने उसके छोटे छोटे स्लाइसेस बनाकर इसको दोबारा एज अ कांस्टेंट बना देना है। ठीक है, तो कांस्टेंट बनाने के लिए क्या होगा, कांस्टेंट बनाने के लिए हमने एक उसका छोटा सा पार्ट ले लिया। जय को फिर आज प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं जय के साथ। जय कोशिश करो ठीक रहे, नहीं तो वीडियो तो फिर तुम देखोगे एज यू नो। नाउ अब क्या रहेगा इसमें, स्टार्ट कैसे करें बेटा, सॉल्यूशन। यहां तक मैंने तुम्हें बता दिया, ये छोटा सा इसका मैंने पार्ट ले लिया, dx पार्ट ले लिया। अच्छा एक और पॉइंट मुझे बताओ कि तुमने इसकी लेंथ को तो dx ले लिया, इस स्लाइस का एरिया कितना लोगे? एरिया में कोई चेंज आने वाला है या नहीं, या सेम एरिया रहेगा जो इसका है? एरिया में कोई चेंज आने वाला है या नहीं आने वाला? जो एरिया इसका है वही एरिया क्या इसका होगा, जबकि तुम एक बहुत छोटा पार्ट ले रहे हो तो एरिया में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। नो चेंज इन एरिया अक्षित, वेरी गुड, सिर्फ चेंज लिया हमने लेंथ का, क्योंकि लेंथ बहुत छोटी कर दी है। सेम मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, माइंड में रखो अपने एग्जांपल ब्रेड स्लाइसेस वाला। ठीक है, ब्रेड के स्लाइसेस का एरिया सेम होता है, सिर्फ थिकनेस का फर्क होता है। ओके,
तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा यहाँ पर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला होता है। तो अब रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला कैसे लें, यहाँ पर देखना जरा, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A, ये होता है सिंपल फॉर्मूला जिसमें रो कांस्टेंट होता है। अब मेरे पास रो कांस्टेंट नहीं है, मेरे पास रो आ रहा है वेरिएबल। अगर रो वेरिएबल आ रहा है तो क्या करो, कुछ नहीं करो, इस रो को तुम्हें कांस्टेंट बनाना बनेगा। कैसे बनेगा, स्मॉल पीसेस करने हैं, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, छोटा फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dr, स्मॉल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसकी, छोटे से स्लाइसेस की, तो रेजिस्टिविटी, अब L क्या हो जाएगा, dx, तुमने कितनी लेंथ ली है, dx, एरिया तो A रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा, इसका एरिया A गिवन है, एरिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। रो को यहां पर पुट करेंगे बेटा ले आके, जब रो को तुम वैल्यू को पुट करोगे रो की, तो आएगा dr इज इक्वल टू kx dx बाय t। समझ आ रहा है ना। अब ये कैसे ही कांस्टेंट बनेगा, कैसे ही इस पे लिमिट लगेगी, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो। तो सिंपल, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं लिख लेंगे फुल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, इंटीग्रेट करके निकलेगी, क्योंकि स्लाइस की रेजिस्टेंस हमने निकाल ली dr, ठीक है। तो अब स्लाइस के रेजिस्टेंस के बाद हम कैसे करें, यहां पे कर दूं, समझ लाओगे, इस एरिया में कर रहा हूं, क्लियर है। तो कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो। r कैसे आएगा, r आएगा इंटीग्रेशन करके किसकी, dr की। अब dr की वैल्यू तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तो r कैसे आएगा, इंटीग्रेशन kx dx a, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। तो बेटा इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट होगी क्या, ये dx के जो छोटे छोटे स्लाइसेस हैं, ये कितनी लेंथ के अंदर स्लाइसेस तुम्हें मिल सकते हैं, कहां से लेके कहां तक स्लाइसेस मिलने की तुम्हारे को उम्मीद है कि हाँ यहां तक स्लाइसेस मिलेंगे। तो आंसर है यहां से लेके L लेंथ में, इतनी जो इसकी लेंथ है टोटल लेंथ, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्लाइसेस आ सकते हैं। तो उस लेंथ में जितने भी स्लाइसेस हैं तुमने तो सबको ऐड करना है, सबको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन लगा दिया, सारे स्लाइसेस डेफिनेटली ऐड हो जाएंगे, बट हमें लिमिट लगानी है कि कहां से लेके कहां तक के स्लाइसेस तुम ऐड करना चाहते हो। तो हम कहेंगे हमने 0 से लेके L तक के स्लाइसेस को ऐड करना है। तो लिमिट समझ आई, 0 to L, लिमिट क्या है हमारी, 0 to L। बाकी k इज अ कांस्टेंट, तो k को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, अंदर a भी बाहर आ जाएगा, x dx अंदर रह जाएगा और ये हो जाएगा 0। बस अब तो अब कर ही लोगे, खुद से खुद कर लोगे। तो इसका अब इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना बेटा, x²/2, कहीं और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, k a x²/2 0 से L, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर होएगी नहीं क्योंकि 0 है, 0 को क्या ही माइनस करोगे उसमें से, तो आंसर आ गया तुम्हारा k L², यही आएगा ना। आंसर लिख देते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं आंसर बेटा, आंसर आएगा तुम्हारा R इज इक्वल टू k L² 2a, ये आंसर आएगा। क्लियर है सबको, कंसेप्ट क्लियर है, इससे ऊपर का कंसेप्ट नहीं आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में तुम्हारे लिए, इससे ऊपर के जो कंसेप्ट्स आएंगे वो फिर ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, अब इस लेवल में नहीं आएंगे। बेटा ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ये बताओ कि हमें कैसे करना होता है। हमें कभी भी, मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, क्वेश्चन क्लियर करना आसान है, कंसेप्ट क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि कभी भी अगर हमारे पास इस टाइप से कोई वेरिएबल्स आते हैं, उस टाइप का जो कांस्टेंट हम मानते हैं, जिनको हमारे लिए जो कांस्टेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर उसको वेरिएबल दिखा रखा है तो दैट मींस हमें वहां पे इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि अब वो उसको हमें कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे।
क्योंकि देखो वो मैं मान लेता हूं, इस चीज का ध्यान देना, मैं मानता हूं कि यहां से लेके यहां तक शायद वो वेरिएबल होगा। एक बहुत बड़े डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो शायद उस डिस्टेंस में उसकी वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, लेकिन एक छोटे से पार्ट में थोड़ी ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा पार्ट है तब उसकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो तुम जा रहे हो, तुम कहां से कहां तक जा रहे हो, मान लो तुम घर से लेके अपने घर से लेके मार्केट तक गए, ठीक है। अब तुम मार्केट तक गए, एक्टिवा पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो शायद तुम शॉप तक पहुंचने तक अपनी स्पीड्स को काफी बार चेंज करोगे। कभी 20 पे जाओगे, कभी 40 पे जाओगे, कभी 30 पे जाओगे। तो दैट मींस घर से लेके शॉप तक तुम पहुंच रहे हो विद वेरिएबल स्पीड्स। तो अब वो पूरा रास्ते की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी स्पीड्स में चेंजेस आए होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि तुम 2 मीटर के बीच में कितनी स्पीड पे चलोगे तो वहां शायद चेंज ना आया हो, वहां पर तुम 10 की स्पीड या 20 की स्पीड पे चले हो, 2 मीटर के लिए तुम कांस्टेंट स्पीड पे रहे होगे। तो छोटे छोटे अगर मैं पार्ट्स कर दूं तो उसमें एक छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी मैं ढूंढ सकता हूं, उसको इंटीग्रेट करके फिर मैं एवरेज निकाल सकता हूं। तो ये एक हमारी अप्रोच होती है फिजिक्स में। ये अप्रोच समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, कि हम कैसे छोटे से पार्ट को कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि छोटी सी वैल्यू में तो हम छोटे से पार्ट में ये मानते हैं वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी, इसमें तो वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। बड़े पार्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या बेटा, क्या क्या पूछ रहे हो बताइए? पार्ट क्लियर है ना बेटा ये सबको? ठीक है, तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। जल्दी से आएंगे, थोड़ा टाइम रह गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं तुम्हें जो बता रहा हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, और अगर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी तो तुम घर से कर सकते हो उसको। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, मैं भी तुम्हें रिवाइज किया या नहीं किया। बेटा किसी का माइक अनम्यूट हो गया तो माइक म्यूट करो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। ये जो क्वेश्चन है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख ले, ठीक है। R2 इज इक्वल टू R1। R2 का मतलब होता है न्यू रेजिस्टेंस, ये होता है ओल्ड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से पहले ये रेजिस्टेंस थी और टेम्परेचर चेंज करने के बाद न्यू रेजिस्टेंस आती है R2। जो फॉर्मूला हमें लिखना होता है, ये फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। R1 बेसिकली ये डेल्टा टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर भी लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला नोट करो। अब क्वेश्चन नोट करो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख लेना। इन द केस अगर क्लास ओवर हो जाए तो ये फॉर्मूला लगा के मुझे सॉल्व करके आंसर बता देना। सिंपल था, इसका क्वेश्चन करो, ज्यादा हाँ होमवर्क है आज। एट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस गिवन, अल्फा की वैल्यू गिवन है बेटा। ये अल्फा को लेकर तुम टेंशन नहीं लोगे। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है, रेजिस्टिविटी का। तो इसकी वैल्यू गिवन है हियर, अल्फा इज इक्वल टू 2.5 10 रेज़ टू पावर -4 पर केल्विन, -4 पर केल्विन। ज्यादातर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, बाद में देखना कब क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ आ गया। हमें रेजिस्टेंस निकालनी है कंडक्टर की। क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर at 25 degree Celsius is 2 ohm. Find the resistance of the conductor at 45 degree Celsius given alpha is this। 25 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, 45 डिग्री पे तुम निकालोगे। सिंपल सा ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अल्फा तुम्हें दे दिया गया है, टेम्परेचर 2 बार दिए गए हैं, देखो T1 भी दिया गया है, T2 भी दिया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस है, फिर है
45 डिग्री सेल्सियस, 20 है या 25 है, 25 45 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है बेटा, बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, देखो तुम वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। R1 तुम्हें गिवन है, 1 गिवन हो गया और अल्फा की वैल्यू हो गई T1 T2 हो गया। बच्चा क्वेश्चन कहां पुट अप करता है, बच्चा क्वेश्चन ये पुट अप करता है कि अल्फा तो केल्विन में गिवन है और टेंपरेचर सेल्सियस में गिवन है, शैल वी कन्वर्ट दिस टेंपरेचर इनटू केल्विन। तो आंसर है कि कन्वर्जन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कन्वर्जन करोगे, देखो T1 को क्या लोगे, 25 डिग्री प्लस 25 प्लस 273, T2 को क्या लोगे 45 प्लस 273, ठीक है। जब डिफरेंस लोगे T2 माइनस T1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 273 माइनस 25 माइनस 273, 273 से 273 तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके तुम आंसर दे सकते हो अपना। 20 आएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस तुम लिख सकते हो। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेल्सियस को केल्विन में बदल लो या ना बदलो फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंस में। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 273 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा। गॉट दिस पॉइंट। तो दैट मींस अब तुम्हें डेल्टा टी की वैल्यू यहां पर लिखनी है 20। 45 में से 25 जब कैंसिल आउट होंगे तो 20 रह जाएंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी से यस और नो करेंगे बेटा मुझे, हरियो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ दो क्वेश्चन और करने हैं तुमने, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में सेम कंसेप्ट के दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो दो क्वेश्चंस करने हैं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये तो हो ही गया कंप्लीट, सिर्फ वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है। 3 क्वेश्चन, और उसको करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा एक बारी थर्मल कोएफिशिएंट वाली वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। चलिए गुड। तो अक्षित का आंसर आ रहा है बेटा, आंसर 2.0 आना चाहिए, 2.01 ओम ऐसे रहेगा आंसर। इसका आंसर लिख सकते हैं 2.01 ओम, ये आंसर है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। तो किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस और वीडियो जरूर रिवाइज करने और क्वेश्चंस मुझे सेंड करने हैं विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, नाउ आई एम लीविंग दिस मीटिंग।